हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल आपका वेलकम इस नदी मोहरी देवी तबरे करना मावता है इस यूट्यूब चैनल पे और कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस में हम डिस्कस कर रहे थे C2 पाथवे को। हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइट पाथवे को। ये तीन ऑर्गेनेल्स में फिनिश होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट से ये पहले स्टार्ट होता है और क्या करता है, आयु जो है ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, रूबिस को एक्टिवेट होगा, ऑक्सीजनेट एक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। तो वहां पे सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस जो है फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद वहां से फॉस्फेट जब रिमूव हो जाएगा तो ग्लाइकोलेट बनेगा। तो ग्लाइकोलेट तक की बनने की प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसके बाद ग्लाइकोलेट आ जाता है पेरोक्सिसोम में और ग्लाइकोलेट बन जाता है, ग्लाइकोजिलेट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस H2O2 से वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। वहां पे जो एंजाइम काम करता है वो होता है ऑक्सीडेज मार्कर एंजाइम, वहां पे काम करेगा। और जो ग्लाइकोजिलेट है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है कहां पे, ग्लाइसिन में, पेरोक्सिसोम में। अब ग्लाइसिन तक की जो प्रोसेस है वो पेरोक्सिसोम में होती है। इसके बाद जो ग्लाइसिन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा और वो सेरीन में कन्वर्ट होगा। तो वहां पे अमोनिया भी रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी और NADH एनर्जी वहां पे भी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसके बाद जो सेरीन बना वो वापस कहां जाता है, पेरोक्सिसोम में जाता है और वहां पे वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी पारुवेट में और साथ में वो कन्वर्ट होगा गिल्सरेट में। तब वहां पे जो NAD है वो कन्वर्ट होता है NADH में। अब वो गिल्सरेट जो है वापस कहां पे जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में जाएगा। वापस कहां पे जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में जाएगा और गिल्सरेट जो है वो कन्वर्ट होगा RUBP में। और सॉरी, वहां पहले क्या करेगा, वो गिल्सरेट जब जाएगा क्लोरोप्लास्ट में तो वहां पे C3 साइकिल जो है वो क्या होगा, रन होगा और वहां पे बनेगा PGF, फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। और C3 साइकिल जब रन होगा वहां पे फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। वहां पे जो शुगर बनेगी वो फिर जो है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में फ्लोएम के थ्रू, वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो वहां पे एनर्जी का क्या होगा, कंज्यूम होगा, ATP यूज होगी और वो क्या होगा, ATP में कन्वर्ट, ATP में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि जो C2 पाथवे हमने पढ़ा है, जो ग्लाइकोलेट पाथवे हमने पढ़ा है, तो इसमें एक इफेक्ट आता है, इसको देखते हैं। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं वार्बर इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, वार्बर इफेक्ट। और इस वार्बर इफेक्ट को डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में भी, व्हाट इज वार्बर इफेक्ट, कि वार्बर इफेक्ट क्या होता है। आपको एक नंबर में पूछ सकते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि वार्बर इफेक्ट जो है वो क्या होता है। फोटोसिंथेसिस हमारा कंटिन्यू चल रहा है और आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वार्बर इफेक्ट। आपको एक या दो नंबर में पूछ सकते हैं कि वार्बर इफेक्ट क्या है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि वार्बर इफेक्ट क्या है। और जो वार्बर इफेक्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज वार्बर इफेक्ट। ऐसी आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहां फोटोसिंथेसिस रेट बिल्कुल कम हो जाती है। ये इसी इफेक्ट के कारण फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहां पर फोटोसिंथेसिस रेट बिल्कुल कम हो जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये ऐसी प्रोसेस कौन सी है, वार्बर इफेक्ट है, जहां से फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। मींस जो फोटोसिंथेसिस रेट होगी वार्बर इफेक्ट के कारण, जो फोटोसिंथेसिस रेट होगी स्टूडेंट, वो फोटोसिंथेसिस रेट एकदम लो हो जाएगी, एकदम लोअर हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं वार्बर इफेक्ट। अब जो वार्बर इफेक्ट होता है इसको देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लो कि जो वार्बर इफेक्ट होगा, वार्बर इफेक्ट, जो वार्बर इफेक्ट होगा इज द डिक्रीज इन दी इज द डिक्रीज इन दी, क्या डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन दी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिक्रीज इन दी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको बताया ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहां पे फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो जाएगी। तो वार्बर इफेक्ट में क्या होगा, इज द डिक्रीज इन दी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और फोटोसिंथेसिस की रेट क्यों डिक्रीज हो जाएगी, कनेक्ट करिए आप ग्लाइकोलेट पाथवे से, C2 पाथवे से, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि जो रूबिस को होगा, रूबिस को C2 पाथवे, ग्लाइकोलेट पाथवे में किससे बाइंड करता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन से बाइंड करता है। और ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन पाथवे को अलाउ करेगा, C2 पाथवे को अलाउ करेगा, ग्लाइकोलेट पाथवे को क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है तो जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो क्या होगी, ऑटोमेटिक कम होगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, वो रिलीज करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, अपटेक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तो ऑटोमेटिक फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाती है, वहां पे डिक्रीज हो जाती है। एक ड्रॉबैक है, तो फोटोसिंथेसिस रेट वहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के कारण अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रूबिस को जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। तो वार्बर इफेक्ट क्या है, वार्बर इफेक्ट इज द डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और वो क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पे ड्यू टू हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। इस वजह से जो है वहां पे जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज होगी तो वो वहां पे क्या करेगा, क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि रूबिस को जो है ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ऑक्सीजन एक्टिविटी शो करेगा। और ऑक्सीजन से अगर रूबिस को बाइंड करेगा तो वहां पे रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में, और मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो अपटेक करेगा। तो वहां पे फोटोसिंथेसिस तो ऑटोमेटिक क्या होना है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होना है। इसी वजह से फोटोसिंथेसिस वहां पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वार्बर इफेक्ट का आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वार्बर इफेक्ट इज द डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के कारण फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। आगे और देखते हैं इसमें कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ऑक्सीजन इज ए competitive inhibitor, oxygen is a competitive inhibitor of carbon dioxide by Rubisco, which initiates photosynthesis। वो क्या करेगा, इनिशिएट करेगा किसको, फोटोसिंथेसिस को स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीजन क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर शो करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाय रूबिस्को। ये मैं बता चुका हूं आपको कि रूबिस्को के पास कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंड करने की भी कैपेसिटी होगी और ऑक्सीजन से बाइंड करने की भी क्या होगी, कैपेसिटी होगी। तो ऑक्सीजन से रूबिस्को अगर बाइंड करेगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा, रूबिस्को अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा तो कार्बोक्सीजनेज एक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। तो रूबिस्को के लिए जो रूबिस्को है, इन दोनों से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कॉम्पिटिटिव जो है बाइंडिंग करेगा रूबिस्को के लिए, मींस ऑक्सीजन की बाइंडिंग करेगा रूबिस्को से और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करेगा, बाइंड करेगा रूबिस्को से। तो रूबिस्को के पास दोनों के लिए क्या होती है, बाइंडिंग साइड होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रूबिस्को से बाइंड करने के लिए एक दूसरे से क्या करेंगे, कंपीट करेंगे। मैंने क्या बताया था, इस एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। जब मैंने एंजाइम पढ़ा रहा था आपको, मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है तो वहां पे रूबिस्को से बाइंड करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक दूसरे से कंपीट करते हैं। रूबिस्को के पास दोनों के लिए बाइंडिंग साइट होती है, ऑक्सीजन के लिए भी बाइंडिंग साइट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी क्या होती है, वहां पे बाइंडिंग साइट होती है। तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करेगा और कार्बोक्सीजनेज एक्टिविटी भी क्या करेगा, शो करेगा। तो ऑक्सीजन इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है भाई। रूबिस्को कुछ इनिशिएट क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस को क्या करेगा, ये इनिशिएट करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कंपीट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से भी रूबिस्को से बाइंड करने के लिए। अगर 50 ppm से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, 50 ppm से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है तो रूबिस्को जो है ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन एक्टिविटी को शो करेगा। लेकिन अगर 50 ppm से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है तो रूबिस्को से बाइंड करेगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब जो ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है ये, तो इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो होगा स्टिमुलेट, ऑक्सीजन क्या करेगा, अगर मान लो ऑक्सीजन ने बाइंड कर लिया रूबिस्को से तो ऑक्सीजन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कौन से पाथवे को, ग्लाइकोलेट पाथवे को, फोटो रेस्पिरेशन पाथवे को। तो ऑक्सीजन स्टिमुलेट फोटो रेस्पिरेशन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है रूबिस्को से तो वहां पे कौन सा पाथवे फॉलो होगा, फोटो रेस्पिरेशन पाथवे फॉलो होगा, ग्लाइकोलेट पाथवे फॉलो होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो स्टिमुलेट करेगा फोटो रेस्पिरेशन को, which reduce ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, which reduce photosynthetic output, which reduce फोटोसिंथेटिक आउटपुट को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। भाई सीधी सी बात है, ये क्या बोलना चाहता है ये लाइन कि ऑक्सीजन स्टिमुलेट फोटो रेस्पिरेशन। बिल्कुल अगर रूबिस्को से ऑक्सीजन बाइंड करेगा, ऑक्सीजन एक्टिविटी शो करेगा तो ग्लाइकोलेट पाथवे फोटो रेस्पिरेशन पाथवे को क्या करेगा, वो अलाउ करेगा। और जब फोटो रेस्पिरेशन पाथवे अलाउ होगा
तो विच रिड्यूस फोटोसिंथेटिक आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो अपटेक करेगा। तो ये क्या हो गया फिर वहां पे वेस्ट फुल प्रोसेस हो गया। तो कुल मिलाकर वार्बर इफेक्ट आपको यही ध्यान में रखना है कि वार्बर इफेक्ट के कारण क्या है वार्बर इफेक्ट, अगर आपको कोई पूछता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वार्बर इफेक्ट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। वार्बर इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस की ऐसी प्रोसेस है जहां पे फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड वार्बर इफेक्ट। तो वार्बर इफेक्ट क्या है, द डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और किस वजह से, ड्यू टू हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के कारण वहां पे फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वार्बर इफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रूबिस्को के पास ऑक्सीजन से बाइंड करने की कैपेसिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करने की कैपेसिटी है। तो ऑक्सीजन से अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा तो वहां पे फोटो रेस्पिरेशन पाथवे को अलाउ करेगा, ग्लाइकोलेट पाथवे को अलाउ करेगा, तो वो वेस्टफुल प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को अगर वो अपटेक करेगा तो वो क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस जो रेट है वो ऑटोमेटिक क्या होनी है, कम होनी है। इसके बाद सेकंड लाइन यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो करता है कार्बन डाइऑक्साइड से भी, क्योंकि रूबिस्को के पास दोनों के पास बाइंडिंग करने की कैपेसिटी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से, और दोनों एक दूसरे से कंपीट करते हैं। ऑक्सीजन भी कंपीट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपीट करेगा रूबिस्को से बाइंड करने के लिए। तो ऑक्सीजन इज ए कंपीटिटिव इनहिबिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय रूबिस्को व्हिच इनिशिएट फोटोसिंथेसिस को क्या करेगा, वो वहां पे इनिशिएट करेगा। अब थर्ड लाइन जो है ऑक्सीजन स्टिमुलेट फोटो रेस्पिरेशन, बिल्कुल ऑक्सीजन अगर रूबिस्को से बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन ने एक्टिविटी शो कर रहा है, तो ऑक्सीजन स्टिमुलेट कर रहा है किसको, फोटो रेस्पिरेशन को, which reduce photosynthetic output। तो वहां पे ऑटोमेटिक फोटोसिंथेटिक जो आउटपुट है वो वहां पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड वार्बर इफेक्ट। आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी प्रोसेस जहां फोटोसिंथेटिक रेट बिल्कुल कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं वार्बर इफेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वार्बर इफेक्ट का क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर में कि व्हाट इज वार्बर इफेक्ट। तो आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको क्लियर है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।